नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड का इतिहास। तो आज बात करेंगे गोरखा शासन के बारे में। इससे पहले हम पंवार वंश खत्म कर चुके हैं। तो लिखा हुआ है, जैसा आपने देखा था कि हरदेव जोशी जो नेपाल के गोरखाओं को आक्रमण के लिए क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं कुमाऊँ पे आक्रमण करने के लिए। तो उसी टाइम पे ये देखा जाता है कि गोरखाओं का शासन आ जाता है 1790 में कुमाऊँ पे, और गढ़वाल पे आ जाता है 1804 के आसपास। तो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, हरदेव जोशी द्वारा नेपाल के गोरखाओं को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया जाता है, अर्थात यह गोरखा लोग नेपाली मूल से संबंधित थे। यह अपनी सत्ता सैन्य शासन के आधार पर चलाते थे और इसके साथ साथ स्वभाव में अत्यंत के लड़ाकू थे। नेपाल के अंतर्गत रियासतें होती थी और कुल मिला के 24 रियासतें थीं। तो इन्हें 24 के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर बात करें कुमाऊँ में शासन की, जो 1790 से लेकर आपका 1815 तक था, तो लिखा हुआ है 1790 में जब गोरखाओं ने कुमाऊँ पर हरदेव जोशी के आमंत्रण पर आक्रमण किया था, तब गोरखाओं के राजा कौन थे? रण बहादुर शाह थे। ये आप याद कर लेना, जिनको स्वामी निर्गुणानंद भी कहा जाता है। उस समय गोरखा सेना का नेतृत्व जगजीत पांडे, अमर सिंह थापा और सुरसिंह थापा आदि ने किया था। 3 लोग हैं, जगजीत पांडे, अमर सिंह थापा और सुरसिंह थापा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है अमर सिंह थापा। आगे लिखा हुआ है, नेपाल के राजा उत्तराखंड में खुद शासन नहीं चलाते थे। उनकी जगह पर उनके जो प्रतिनिधि होते थे वो शासन चलाते थे और इन्हें सूबेदार या सूबा कहा जाता था। कुमाऊँ में नेपाल के सूबेदार या सूबा कुछ इस प्रकार से। पहले आते हैं जोगमल शाह, ये पहले नेपाली सूबा है जिसने कुमाऊँ की शासन व्यवस्था संभाली थी। उसके बाद आते हैं कौन? काजी नरसिंह, ये दूसरे हैं। और इसके काल में मंगल की रात की घटना हुई थी। आगे चलते हैं, अजब सिंह थापा, फिर रुद्रवीर सिंह, फिर आते हैं धौकल सिंह, गौरेश्वर, फिर आते हैं ऋतुराज, फिर आते हैं बमसा चौतरिया। ये आपके कौन से अंतिम कुमाऊँ के क्या हैं? बोल सकते हैं अंतिम सूबा है कुमाऊँ के। अच्छा, गढ़वाल में बात करें तो 1804 से 1815 तक था। तो 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध के समय गोरखाओं के राजा जो गिवाण युद्ध विक्रम शाह थे, ये आपने याद रखना है। गढ़वाल में भी यही सूबे शासन व्यवस्था चलाते थे और वह कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पहले आते हैं अमर सिंह थापा, ये गढ़वाल का प्रथम नेपाली सूबा था। इसकी नियुक्ति रण बहादुर शाह के द्वारा की गई थी और अमर सिंह थापा को काजी नामक उपाधि भी दी गई थी नेपाल सरकार के द्वारा। काजी जो होता था ये आपको देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत में या उसके बाद जो मुगल थे। काजी जो होता था वो आपका कानून मंत्री हुआ करता था, न्याय व्यवस्था को देखता था। अमर सिंह थापा ने गंगोत्री मंदिर को भी बनवाया था, ये भी आपने याद रखना है। आगे आता है आपके रणजोर सिंह थापा, तो ये गढ़वाल के दूसरे नेपाली सूबे हैं और इन्हें दानवीर कर्ण की उपाधि देने वाले कौन थे? मौला राम थे। इसके द्वारा जो था विचारी, जज और अविचारी अधिशासक जैसे पदों का सृजन भी किया गया था। अब आते हैं हस्तिदल चौतरिया, तो लिखा है इसने किसानों के लिए लगान दर कम की थी और किसानों के लिए तकावीरें दिया था। गोरखाओं ने अपने शासनकाल में उत्तराखंड में प्रजा को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था। उनकी शासन प्रणाली बहुत जटिल थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के कर उत्तराखंड की प्रजा पर लगाए हुए थे, जिसके कारण प्रजा बहुत दुखी हो गई थी। गोरखाओं ने अपने मुआवजों की पूर्ति के लिए प्रजा के परिवार वालों तक को दास के रूप में बेचना शुरू कर दिया था और यदि किसी को दास के रूप में नहीं खरीदा जाता था तो उन्हें हर की पौड़ी हरिद्वार के समीप भीमगौड़ा बेचने के लिए भेज दिया जाता था। तो ये आपने याद रखना है, हरिद्वार हर की पौड़ी भीमगौड़ा के पास में इनको बेचा जाता था दास के रूप में। सबको बेचा जाता था, जैसे घोड़े बेचते थे, घोड़े ज़्यादा महंगे बिकते थे बल्कि दासों में हर बोल सकते पुरुष, महिला और बच्चे भी होते थे। कहा जाता है कि गोरखाओं ने हरिद्वार में दास बाजार में दासों के खरीदने और बेचने का स्थान बना रखा था। अब आता है शासन प्रणाली। देखी जाए तो लिखा हुआ है, गोरखा अपनी सत्ता सैन्य शासन के आधार पर चलाते थे। इन्होंने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया था। एक था आपका स्थायी सेना, जिसे जागजा या फिर जगरिया कहा जाता था, और दूसरा था अस्थायी सेना थी, जिसे ढाकरिया या ढाकचा कहा जाता था। तो ये आपने याद रखना है, स्थायी सेना को जागचा या जगरिया या अस्थायी सेना को डाकरिया या डाकचा कहा जाता है। और खुंखरी जो होता था इनका प्रमुख हथियार होता था। इन्होंने अपनी शासन प्रणाली में भूमि को उसकी उर्वरता के हिसाब से 5 भागों में बांटा हुआ था। एक था आपका अबल, फिर था दम, फिर था सोम, फिर था चाहर और फिर था सुखवादी। तो ये बोल सकते हैं निम्न भूमि से लेकर उच्च भूमि तक जाता था। गोरखा जब भूमि दिया करते थे तो उस भूमि को दस्तूर कहा जाता था, याद रखना। नेक्स्ट लिखा हुआ है, गोरखा सैनिक अपने मुताबिक कर की वसूली करते थे और इस प्रक्रिया को बलि या बाली कहा जाता था। गोरखाओं ने, अच्छा बलि जो शब्द है सबसे पहले आपको देखने को मिलता है ऋग्वेदिक काल में, जहाँ पर जो कबीलाई शासन प्रणाली देखने को मिलती थी। और शासक जो होता था वो जनता के द्वारा चुना जाता था। तो किसी भी क्षेत्र को विजित करने के बाद शासक को उसकी जो प्रजा होती थी वो स्वेच्छा से क्या करती थी, उपहार देती थी, उसे बलि कहा जाता था।
पर उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि जब शासक का पद क्या हो जाता है आपका बोल सकते हैं वंशानुगत हो जाता है, तो वहाँ पर देखा जाता है कि बलि अब उपहार स्वरूप न लेकर किस रूप में लिया जा रहा है, कर के रूप में लिया जा रहा है, मतलब से अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये बलि आपने याद रखना है, इसे बलि कर के रूप में लिया जा रहा है। तो ये बहुत पुरानी क्या आपकी शासन प्रणाली है। गोरखाओं ने उनके काल में अल्मोड़ा में प्रथम अदालत की स्थापना की और मुकदमों का कार्यभार विचारी अर्थात जज, जो मैंने इससे पहले बताया था, को दिया जाता था। आगे लिखा हुआ इतिहासकार ट्रेल ने बताया कि गोरखाओं के शासनकाल में अगर कोई अपराध करता था तो उसके हाथ या नाक काट दिए जाते थे। ब्राह्मणों के लिए भी दंड की व्यवस्था थी, जैसे देश निकाला कर दिया जाता था, चुटिया काट दी जाती थी, या जनेऊ जो होता था धारण किया उसे उतार दिया जाता था। गोरखाओं के शासनकाल में सुनारों को सुनवार, नाई को नौ, दासों को कठवा और शिल्पकारों को कामी कहा जाता था। अच्छा, अगर देखा जाए उत्तराखंड में कर प्रणाली किस प्रकार की थी, तो लिखा भूमि से लिया जाने वाला कर अर्थात भू राजस्व गोरखाओं की आय का मुख्य स्रोत होता था। इसके साथ पुंगड़ी भी भूमिगत से संबंधित एक कर हुआ करता था। उसके बाद लिखा इनके शासनकाल में कोई भी उत्सव मनाया जाता था तो उसके लिए कर लिया जाता था और उसे सौन्य फागुन कर के नाम से जाना जाता है। ये उत्सव कर है इनके टाइम का। विवाह और शुभ अवसरों पर टीका भेंट नामक कर लिया जाता था। जिसका कोई पुत्र नहीं होता था उससे मरो नामक कर लिया जाता था, और एक कर कपड़ों पर भी लगता था जिसे तान कर कहा जाता है। ठीक है, अगर पुत्र नहीं है तो मरो, और कपड़ों पर लगने वाला कर के तान करे। इनके शासनकाल में हर परिवार से कर लिया जाता जिसे मौकर कहा जाता था, और किसी भी छिपाई गई संपत्ति पर बहता नामक कर लिया जाता था। खस जाति के जमींदारों से अदनी दफ्ती कर लिया जाता था, और जागरियों या जो आपके ब्राह्मण होते थे उसे मिझारी कर लिया जाता था। युद्ध के समय प्रजा से मांगा गया जो कर होता था वो रहता था मांगा, और गांव छोड़कर भागने वालों से रहता कर लिया जाता था। प्रजा को अपने जानवरों को चराने के लिए दौनिया नामक कर देना होता था, और प्रजा द्वारा सूबेदारों को तिमारी नामक कर दिया जाता था। ब्राह्मणों में जमीन हथियाने पर कुशी नामक कर और सायर नामक कर, सीमा कर जो होता था, सायर एक सीमा कर है, उसे भी लिया जाता था ब्राह्मणों से। इतने सारे कर गोरखाओं ने प्रजा पर लगा रखे थे जिसके कारण जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अच्छा, बात करते हैं तो टिहरी रियासत की स्थापना होती है 1815 में। इसके बाद तो देखा इस समय अंग्रेजों ने भी भारत के बड़े भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया था। गोरखाओं ने अब अपने क्षेत्रों को और ज़्यादा बढ़ाने के बारे में सोचा, तो वे बार बार अंग्रेजों के क्षेत्र में क्या कर रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे, जिस कारण से गोरखा और जो अंग्रेज होते हैं उनके बीच में युद्ध होने लगते हैं। परमार वंश के जो शासक रहते हैं प्रद्युमन शाह, जो आपके 1804 में खुड़बड़ा के युद्ध में मार गिरा दिए जाते हैं गोरखाओं के द्वारा। तो उनके जो बेटे रहते हैं सुदर्शन शाह, वो अंग्रेजों को आमंत्रित करते हैं कि आप युद्ध करिए किन के खिलाफ, गोरखाओं के खिलाफ। तो लिखा गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच युद्धों को देखते हुए सुदर्शन शाह ने भी वापस गढ़वाल पर सत्ता स्थापित करने और अपने पिता प्रद्युमन शाह की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह भी अंग्रेजों के साथ मिल गए, और साथ ही अंग्रेजों से उनके राज्य को वापस जीतने में क्या की थी, मदद की थी। अब आती है संगोली की संधि है, सुगोली की संधि। सुगोली जगह है आपकी बिहार में, ये आपने याद रखना है। तो होता क्या, देखो अंग्रेजों ने गोरखाओं को 1815 में पराजित किया, और परिणाम स्वरूप चंपारण बिहार में, यहीं पे संगोली है, 2 दिसंबर 1815 को गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में एक संधि साइन होती, सुगोली की संधि। यह संधि राजगुरु गजराज मिश्रा तथा उनके सहायक चंद्रशेखर उपाध्याय, ये नेपाल की तरफ से थे। तो एक आ गया गजराज मिश्रा और एक आ गया आपका चंद्रशेखर उपाध्याय, ये नेपाल की तरफ से, और ब्रेडसो आ जाता है अंग्रेजों की तरफ से, इनके बीच में साइन होती है। नेपाल सरकार इस संधि को पूर्णतः स्वीकार नहीं करती, इसलिए फिर क्या होता है 28 फरवरी 1816 को ऑक्टर लोनी ने अंग्रेजों की तरफ से नेपाल के काठमांडू से निकट ही मकवानपुर है, वहाँ पर भयंकर आक्रमण कर दिया था, जिसमें लगभग 800 गोरखा सैनिक मारे जाते हैं। तो अंग्रेजों के इस भयंकर आक्रमण के बाद नेपाल सरकार इस संधि को पूर्णतः स्वीकार करती है। तो 2 बार हुई है, तो 1815 में साइन होती है पहली बार, जिससे वो क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, और फिर दोबारा से युद्ध लड़ने के बाद मकवानपुर में तो 4 मार्च 1816 को इस संधि को पूर्णतः अपनाया जाता है नेपाल सरकार के द्वारा, ये आपने याद रखना है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कुछ बिंदु हैं, जैसे नेपाल के दक्षिणी तराई क्षेत्रों को गोरखाओं को अपने अधिकार क्षेत्र से हटाना होगा। काठमांडू नेपाल में एक ब्रिटिश अधिकारी को नियुक्त करना होगा, जिसका खर्चा खुद नेपाल सरकार उठाएगी। ब्रिटिश सेना के अंतर्गत गोरखाओं को भर्ती होना पड़ेगा, क्योंकि गोरखा बहुत तगड़े लड़ते थे, लड़ाकू किस्म की प्रवृत्ति थी, तो ब्रिटिश सेना काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती गोरखाओं से। तो वो बोलते हैं कि गोरखा रेजिमेंट बनाई जाएगी। तो ये सुगोली की संधि के तहत ही तय किया गया था। पूर्ण गढ़वाल जो आपका है, संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों से गोरखाओं को अपना अधिकार हटाने यहाँ से जाना होगा हटाकर, और नेपाल उत्तराखंड के बीच में काली नदी को सीमा रेखा मान लिया जाएगा, और नदी के बाएं तरफ गढ़वाल कुमाऊं और नदी के दाएं तरफ क्या होगा, नेपाल होगा। आज भी विवादित है ये, ठीक है ना। काली नदी जो है ये आपका सीमा बनाते हुए चलती है, तो ये आपका पिथौरागढ़ से बहते हुए चलती है। इसके बारे में मैं बता दूंगा क्या सीमा विवाद आपको देखने मिलता है भारत और नेपाल के बीच में।
अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं से गोरखाओं को हटा दिया, जिसमें सुदर्शन शाह ने भी वापस गढ़वाल पर सत्ता स्थापित की और अपने पिता प्रद्युम्न शाह की मृत्यु का बदला लेने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था। आगे लिखा, जैसा कि सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से अपना राज्य वापस जीतने की मदद मांगी थी, तब अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से उनका राज्य वापस देने के लिए 7 लाख रुपए की मांग की थी। और अंग्रेजों का हमेशा ये कहना होता था, जब कभी भी ये संधि करते थे तो सामने वाले से क्या युद्ध खर्चा लेते थे, क्योंकि सैनिक काफ़ी ज़्यादा मारे जाते हैं युद्ध में और काफ़ी हानि हुई थी। पर सुदर्शन शाह इस राशि को नहीं दे पाते। इस कारण क्या होता है कि अंग्रेज सुदर्शन शाह को संपूर्ण गढ़वाल भाग नहीं देते, बस जो टिहरी का क्षेत्र है और कुछ उत्तरकाशी का जो क्षेत्र है वो दे देते हैं, और थोड़ा सा देहरादून का क्षेत्र, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून का, इसके अलावा सारा अपने पास रख देते हैं। अब परिणाम स्वरूप होता है क्या है कि जो सुदर्शन शाह रहते हैं उनको अपनी राजधानी श्रीनगर से स्थानांतरित करनी होती है, कहाँ की तरफ, आपका टिहरी की तरफ। लिखा हुआ अब अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती थी श्रीनगर, तो वहाँ से हटना पड़ा। तो फिर सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था, और इस दिन को टिहरी राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये आपने याद रखना, 28 दिसंबर 1815 को। तो टिहरी राज्य स्थापना दिवस 28 दिसंबर, और तब से टिहरी रियासत का दौर क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो आपने ये पढ़ना है। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा आपका कि टिहरी रियासत के जो आपके शासक देखने को मिलते हैं, परमार वंश के शासक प्रद्युम्न शाह के बाद, क्योंकि 54 में प्रद्युम्न शाह, उसके बाद आपको 60 तक देखने पड़ेंगे, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 55, 56, 57, 58, 59, 60। मैं विवाद बता देता हूँ। देखो, लिपुलेख पास है और यहाँ पे काला पानी क्षेत्र आता है आपका। तो हम क्या करते हैं कि काला पानी क्षेत्र को मानते हैं, इंडिया मानता है काला पानी क्षेत्र को काली नदी का उद्गम स्थल। तो हम इसको बाउंड्री मान देते हैं, क्योंकि सुगोली की संधि के तहत ये हुआ था कि काली नदी क्या होगी, काली नदी का जो आपका किस तरफ का क्षेत्र होगा, अगर आप देखेंगे तो जो आपका वेस्ट की तरफ होगा, पश्चिम की तरफ होगा, वो भारत को बिलोंग करेगा। तो हम लिपुलेख पास को मान लेते हैं, और यहाँ से आपकी ये नदी जाती है इस तरफ, ऐसे ये नदी जाती है ऐसे। क्लियर बात समझ में आई? तो हमने इसे बॉर्डर मान लिया, इस वाले क्षेत्र को, ये पूरा जो क्षेत्र है डिस्प्यूटेड एरिया है जो, इसको अपना मान लेता भारत, और भारत का इस पर कब्जा है। तो ये हम कंसिडर करते हैं पिथौरागढ़ में। तो लिम्पियाधुरा से लेकर और लिपुलेख पास तक ये क्षेत्र भारत को बिलोंग करता है, भारत का ऐसा मानना है। इस पर कब्जा भी किसका है, भारत का ही है। अच्छा, नेपाल का कहना है, नेपाल कहता है कि जो काली नदी है वो काला पानी क्षेत्र से नहीं निकलती है, बल्कि कहाँ से निकलती है, लिम्पियाधुरा से। तो सुगोली की संधि के अंतर्गत क्या होगा कि लिम्पियाधुरा को माना जाए क्या, आपका बॉर्डर पॉइंट। तो इसके बाद उत्तराखंड स्टार्ट होता है, या फिर बोल सकते हैं भारत स्टार्ट होता है, और उससे पहले जितना भी क्षेत्र है ये नेपाल को बिलोंग करता है। तो ये थोड़ा विवाद का विषय। तो इतना याद रखना कि भारत काला पानी क्षेत्र को मानता है, काली नदी का उद्गम स्थल, वहीं नेपाल लिम्पियाधुरा को मानता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।